हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कुछ और कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन तुमको दिया है, x इज इक्वल टू a t स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2a। मैंने ये क्वेश्चन असाइनमेंट में दिया और फाइंड करना है dy बाई। ध्यान देना, जनरली क्वेश्चंस वगैरह में अगर ए बी सी ये सब चीजें यूज हो रहे हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द केस में अगर कोई और वेरिएबल नहीं, जैसे यहां पे देखो, यहां पे 3 अल्फाबेट एक्स ए टी, तो जनरली एक्स और टी जो होते हैं ना वो वेरिएबल होंगे और ए जो होगा वो कांस्टेंट। सिमिलरली वाई ए टी, ए जो होगा वो कांस्टेंट होगा और टी जो होगा वो वेरिएबल। ठीक है, वाई तो वेरिएबल है। ठीक, तो ए को हम लोग कांस्टेंट भी ऐसा ट्रीट करेंगे। कांस्टेंट जनरली ए बी सी के फॉर्म में अगर रखता है तो कांस्टेंट, ये सब अल्फाबेट कांस्टेंट के कैटेगरी में चले जाते हैं और एक्स वाई जेड टी ये सब किस में चले जाते हैं, वेरिएबल्स में, मोस्ट ऑफ द केस में। ठीक है, तो मेरे लिए ए इन दोनों केसेस में क्या होगा, कांस्टेंट। तो जिस तरह 2 3 4 5 होते हैं ना, उस तरह ये होगा। तो हमको निकालना है dy बाई डी, लेकिन y और x में कोई रिलेशन नहीं दिया होगा। तो तुम क्या कर सकते हो, t का वैल्यू यहां से निकाल के यहां पे पुट कर सकते हो और dy बाई dx निकाल सकते हो। ट्रू, ये भी हो सकता है। या फिर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं t का वैल्यू यहां से x के फॉर्म में निकालो और यहां पे पुट करो, dy बाई dx निकालो। या फिर ऐसा कर सकते हैं, यहाँ x जो है वो किसका फंक्शन है, t का ना, तो हम लोग निकाल लेते हैं dx बाई dt। कितना आएगा dx बाई dt, a, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। ठीक, सिमिलरली यहां निकाल लेते हैं dy बाई dt, 2a, t का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 ही रह जाएगा। अब क्या करते हैं, dy बाई dt से dx बाई dt डिवाइड कर दिए। क्या होगा ये, dt dt कैंसिल, क्या मिल जाएगा, dy बाई क्या आ गया ये 2a अपॉन 2at, है ना। इस सब को क्या मिल जाएगा, ये दिस इज ठीक है। अब जो है ना, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान देना, ये सब जो होते हैं ना, dx dy, ठीक, ये कहलाते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये क्या कहलाते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक, और अगर मेरा कोई इक्वेशन इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट का बना हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो चलो देखते हैं कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं किसी भी इक्वेशन से। हम उस इक्वेशन का, उस एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये देखो। ध्यान देना, हमको दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, स्लोप क्या होगा, dy बाई dx बराबर 2x। तो ये तो इसका स्लोप हो गया। हम इस dx को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, dy बराबर 2x dx हो गया ना जी। यही क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल ठीक है। तो दिक्कत यही क्या कहलाएगा, इसी एक्सप्रेशन को हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल, इसी को बोलेंगे। अब इसको एक और बनाने का तरीका क्या है भाई, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमको इसको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ d लगा देंगे, दोनों तरफ d लगा देंगे। कोई इशू इसमें नहीं।
अब हर वेरिएबल को ना उसके खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उस वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब ये है ना कि हम y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब dy को इंटू कर देंगे, x को x के रेस्पेक्ट में इंटू करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट dx को इंटू कर देंगे। काम हो जाएगा। मैं कैसे देखो तो हमको इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, ठीक है? तो क्या करना है हमको, y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कोई भी वेरिएबल का खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो वो होगा y है, y का पावर कितना है 1, तो 1 और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट को इंटू करना है, तो 1 इंटू dy बराबर x स्क्वायर का खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x इंटू dx इंटू क्या कर देना है इसका डिफरेंशियल, आ गया आंसर। dy बराबर 2x, y को खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो मतलब 1, ठीक, इंटू dy उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट को इंटू कर दो इज इक्वल टू x को भी इसको भी अपने रेस्पेक्ट में करो 2x इंटू इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट 2x, तो ये बन गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक्सप्रेस सवाल देख लेते हैं। मान लो ऐसा दिया, एक्स क्यूब बराबर वाई स्क्वायर बराबर एक्स, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ध्यान देना, वाई स्क्वायर को खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो वाई स्क्वायर का खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2y और इनटू इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बराबर एक्स क्यूब का खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और खुद का डिफरेंशियल हो गया, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, सी फॉर कांस्टेंट, ठीक, सी फॉर कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक। एक्स स्क्वायर को खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 2x कितना आएगा इंटू dx प्लस वाई स्क्वायर को खुद के रेस्पेक्ट में करूं 2y इंटू dy इज इक्वल टू सी स्क्वायर को, सी स्क्वायर कैसा है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में क्या होगा? 0, इसको क्या लिखोगे? 0, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है? ये एक्सप्रेशन है, यही है मेरा क्या डिफरेंशियल। अब ऐसा एक्सप्रेशन लिखिए एक्स वाई बराबर सी, एक्स वाई बराबर सी, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखो, यहां पे ये दोनों प्लस तो है नहीं, दोनों प्लस तो है नहीं ना, तो यहां पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखने का मतलब क्या है जानते हो क्या? कि प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ठीक है? ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा? y को कांस्टेंट मान के x के रेस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, क्या होगा 1 इंटू उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट dx प्लस x को कांस्टेंट मान के y को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? खुद के रेस्पेक्ट में, कितना होगा x इंटू 1 और उसका खुद का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है इंटू dy इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। c का तो 0 होगा ना, ये हो गया मेरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। समझे बात को? क्या बोला मैंने? अगर प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? प्रोडक्ट रूल कहता है एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है ना, वो हमेशा खुद के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, ठीक, और इनटू उसका डिफरेंशियल होगा। तो हम y को कांस्टेंट मान लिए, x को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? खुद के रेस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 इनटू उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो y dx प्लस
x को कांस्टेंट मानेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, खुद के रेस्पेक्ट में, कितना 1 इंटू dy हो गया। ठीक, सिमिलरली अगर ऐसा है तो क्या लिखेंगे, y क्यूब कांस्टेंट, x स्क्वायर का खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x इंटू dx प्लस x स्क्वायर कांस्टेंट, y क्यूब का खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू c का, ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन इक्वेशन। चलो ये सब तो हो गए, कैसे डिफरेंशिएशन करना था, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना था। अब कुछ चीजें जो है ना वो एप्लीकेशन में है, हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहला हेडिंग होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है। इंक्रीजिंग फंक्शन अगर मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक, when y increases with increasing x, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा भाई, when y decreases with increasing x। ध्यान देना, हम किसी भी फंक्शन को ना लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब किसी भी फंक्शन को हम किसके टर्म में लिख रहे हैं, x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू फाइंड कर। तो अगर मान लो मेरा ऐसा फंक्शन है कि हम x का वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है ना, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू भी साइमल्टेनियसली बढ़ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। और सिमिलरली अगर हम y का वैल्यू बढ़ा x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं और y का वैल्यू घट रहा है तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। तो स्ट्रेट लाइन में भी जनरली देखते हैं चीजों को, मान लो कोई ग्राफ ऐसा कर्व में, ठीक है, या फिर ऐसा भी, तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। देखो जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं, इस x के कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू ये, इस x के कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू ये, इस x के कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू ये, इस x के कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू ये। तो जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं y भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इस केस में भी जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू भी क्या कर रहा है, बढ़ता है। ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रेट लाइन में देख ले तो ऐसा स्ट्रेट लाइन, मान लो ये x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू बढ़ रहा है, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू बढ़ रहा है, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कहला रहे हैं, इंक्रीज। तो स्लोप कैसे बताएगा या डिफरेंशिएशन कैसे बताएगा कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं, ठीक है ना। ये तो एक्सप्रेशन ग्राफ प्लॉट कर ले तो ग्राफ प्लॉट करके तो हम देख के ही बता सकते हैं कि हाँ भाई इस रीजन में इंक्रीजिंग, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंशिएशन कैसे बताएगा कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक। तो तीनों में एक चीज तुमको कॉमन दिखेगा, डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है स्लोप। तो इसके केस में हर पॉइंट पे अगर हम स्लोप देखें, ये कर्व है तो कर्व का हर पॉइंट पे स्लोप कैसे देखा जाता है,
इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करके, तो देखो इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किए ऐसा, इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किए ऐसा, इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किए ऐसा। सिमिलरली इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किया ऐसा, इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किया ऐसा, इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किया ऐसा। ये जितने भी टैंजेंट मैंने बनाए हैं वो एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बना रहा है, एक्यूट। एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल। मतलब कि एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। मतलब कि dy बाई dx भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। dy बाई dx जो होगा वो क्या होगा, स्लोप। tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू tan मतलब स्लोप। तो स्लोप इस केस में क्या है, पॉजिटिव। इस केस में भी क्या है, पॉजिटिव। इस केस में भी क्या है, पॉजिटिव। तो किसी भी ग्राफ का अगर किसी रीजन में स्लोप पॉजिटिव होता है, मतलब dy बाई dx का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होता है, तो मतलब उस रीजन में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। उस रीजन में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग। समझ गए बात को? अब आओ, खैर इस केस में तो हर पोजीशन पे ये दोनों कर्व है ना, तो इस केस में तो हर पॉइंट पे थीटा क्या होगा, अलग होगा। इस केस में भी हर पॉइंट पे थीटा क्या होगा, अलग होगा। लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन है, इस केस में तो हर पॉइंट पे थीटा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन है तो पॉजिटिव ना, मतलब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। लेकिन कब कर्व ऐसा बनेगा और कब कर्व ऐसा बनेगा, इसके पीछे क्या कहा, दोनों ही इंक्रीजिंग, दोनों ही इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि दोनों ही के केसेस में स्लोप जो है ना, वो क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल। मतलब टेंजेंट जो है वो एक्यूट एंगल बना रहा है, मतलब स्लोप जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव। तो दोनों ही फंक्शन इंक्रीजिंग। लेकिन ऐसा कर्व कब बनेगा और ऐसा कर्व कब बनेगा, इसका कहानी पे क्या है, तो इस पे जानते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इस पे भी, क्या है इसका कहानी। अगर मैं तुमसे लिखूं ऐसा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x, ठीक। तो इसका dy बाई dx क्या है, dy बाई dx का मतलब स्लोप क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 9। तो देख ये जो एक्सप्रेशन है वहां पे y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक। क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x। ये जो एक्सप्रेशन है वो स्लोप, y का स्लोप है। dy बाई dx क्या है, y का स्लोप, स्लोप है। तो स्लोप एज ए फंक्शन ऑफ x हो गया। ये फंक्शन क्या होगा, स्लोप एज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसको हम लोग लिख देते हैं z। स्लोप को हम क्या मान लेते हैं, z। स्लोप इज समथिंग z, z का मतलब स्लोप मान लो। तो हम बोल सकते हैं ना, z इज द फंक्शन ऑफ x, दैट इज स्लोप इज द फंक्शन ऑफ x। तो dz बाई dx क्या होगा, तो ध्यान दो, स्लोप का निकालना का मतलब क्या है, y का स्लोप निकालना था। एक बार ऑपरेटर डी बाई डी एस लिया लगाए, ठीक। अब z का स्लोप निकालना है, तो हम z पे ऑपरेटर डी बाई डी एक्स लगाएंगे। मतलब कि डी ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा ना। तो इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, डी डी हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, और dx हो जाएगा dx का होल स्क्वायर, लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं dx स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम लोग, बोलने का एक्सप्रेशन d2y अपॉन dx, d2y अपॉन dx। तो ये क्या था, y का स्लोप, और ये क्या था, z का स्लोप। z क्या है, स्लोप, ठीक है। तो ये क्या है, स्लोप का स्लोप, स्लोप ऑफ समझ गए, ये क्या है, स्लोप ऑफ, मतलब, और इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन।
इसको क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट डिफरेंस। मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x का डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसको एक बार डिफरेंशिएट किए तो कितना आया? 3x स्क्वायर माइनस 9। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर का 9x कितना आ जाएगा? एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। समझ गए बात को? तो ये दो बार डिफरेंशिएट कर देने का मतलब क्या निकालना होता है? स्लोप का स्लोप निकालना। अब स्लोप का स्लोप क्या बताएगा? तो स्लोप का स्लोप वही बताएगा जो स्लोप y के लिए बता रहा था, स्लोप का स्लोप वही चीज z के लिए बताएगा। मान लो हमने क्या बोला, अगर y इंक्रीजिंग है उसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर y डिक्रीजिंग है तो उसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। ये मैंने जान लिया। अब आते हैं बात करते हैं, अगर x के साथ स्लोप इंक्रीजिंग है तो स्लोप का स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। और x के साथ अगर स्लोप डिक्रीजिंग है तो स्लोप का स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। समझ रहे हो बात को? ये भी तो फंक्शन ही बना ना। ठीक, तो अगर y x के साथ इंक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीजिंग, y x के साथ डिक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीजिंग। तो अगर y x के साथ इंक्रीज कर रहा है तो उस रीजन में dy by dx मतलब उसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक, और अगर y x के साथ डिक्रीज कर रहा है तो उस रीजन में स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। ये मैंने जान लिया। अब हम बात कर रहे हैं स्लोप का। अगर हम x चेंज कर रहे हैं और स्लोप जो है वो उसके साथ बढ़ रहा है, मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स स्लोप का स्लोप, ये ऐसे समझ लो, स्लोप क्या था? z, ठीक है ना? तो x के साथ अगर z बढ़ रहा है ना, तो dz by dx क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और अगर x के साथ z घट रहा है तो dz by dx क्या होगा? लेस देन, है ना? और ये कुछ नहीं है, d2y by dx स्क्वायर है और ये है d2y by dx। इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ स्लोप। स्लोप का स्लोप, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप ऑफ स्लोप। तो आओ यहां पे इस वाले में देखते हैं और इस वाले में देखते हैं। ध्यान दें, ये देखो टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो हर पॉइंट पे जो टैंजेंट होता है वो इंस्टैंटेनियस स्लोप देता है। हर जो पॉइंट पे टैंजेंट होता है वो क्या देता है? इंस्टैंटेनियस। देखो तो θ1, θ2, θ3, θ4। सिमिलरली यहाँ पे θ1, θ2, θ3, θ4। इसमें दिख रहा है कि जैसे जैसे दोनों ही केसेस में थीटा क्या है? एक्यूट, मतलब स्लोप पॉजिटिव। तो दोनों ही केसेस में स्लोप पॉजिटिव, दोनों ही केसेस में थीटा क्या है? पॉजिटिव, एक्यूट, मतलब स्लोप है पॉजिटिव। स्लोप है पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये डेफिनेट है। लेकिन इसमें देखो, इसमें थीटा बढ़ रहा है एक्स के साथ, θ1 से बड़ा θ2, θ2 से बड़ा θ3, θ3 से बड़ा θ4, ठीक है ना? तो इसमें क्या कर रहा है? स्लोप tan थीटा भी क्या कर रहा होगा? बढ़ रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं ना, इसमें क्या लिखेंगे? समझ गए? ठीक, तो विथ एक्स इस केस में स्लोप क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। ठीक, और इस केस में विथ एक्स स्लोप क्या कर रहा है? घट रहा है। ठीक है,
तो पहला केस, दोनों ही केसेस में डी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, मतलब dy बाई डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। dy बाई डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। लेकिन इस केस में x के साथ स्लोप भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और इस केस में x के साथ स्लोप भी क्या कर रहा है, मतलब पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, स्लोप पहले 1 था मान लो, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। इस केस में पहले 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। तो ये घटना हुआ, नेगेटिव कभी नहीं हुआ, घटना हुआ। समझ गए इस चीज को, ठीक है ना। तो स्लोप इसमें इंक्रीजिंग है और इसमें स्लोप डिक्रीजिंग है, मतलब इसमें स्लोप का स्लोप भी पॉजिटिव होगा, इसमें स्लोप का स्लोप नेगेटिव होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, और इसमें क्या लिखेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। स्लोप का स्लोप इंक्रीजिंग, स्लोप का स्लोप डिक्रीजिंग, ठीक है। समझ के बात को, है ना। अब आते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं। डिक्रीजिंग का फंक्शन का मतलब कि विथ एक्स, जैसे एक ग्राफ ये हो गया और एक ग्राफ ये हो गया। तो देखो हर पोजीशन पे दिख रहा है, यहाँ पे जो टेंजेंट है वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, मतलब tan थीटा जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। यहाँ भी tan थीटा लेस देन जीरो, मतलब dy बाई डी एक्स जो है वो लेस देन जीरो है, और dy बाई डी एक्स भी इस केस में लेस देन जीरो। समझ गए इस चीज को, तो दिक्कत इसमें दोनों ही केसेस में dy बाई डी एक्स क्या है, लेस देन जीरो, ठीक। कोई इशू इसमें नहीं। तो ये दोनों फंक्शन क्या कहलाएंगे, डिक्रीजिंग। स्ट्रेट लाइन में ऐसा बना दो, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स के साथ y का। लेकिन नेगेटिव चीजों में ना थोड़ा सा समझना होगा, नेगेटिव चीजों में थोड़ा सा चीजों को समझना होगा कि स्लोप का स्लोप बढ़ रहा है या स्लोप का स्लोप घट रहा है कैसे। तो नेगेटिव में बढ़ना और घटना का मतलब क्या है, नेगेटिव के केस में ना जब तुम स्लोप का दो बातें होंगी, एक तो उसका साइन हो गया और एक उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना, अगर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो इसका मतलब स्लोप का घट रहा है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो स्लोप क्या कर रहा होगा, घट रहा होगा डेफिनेटली। तुमसे अगर कोई पूछ दे -3 और -5 में कौन बढ़ा, -3 बढ़ा ना, -5 -10 में कौन बढ़ा, तो -5 बढ़ा ना। तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है। तो तुमको समझ जाना होगा कि क्या स्लोप घट रहा है नेगेटिव के केस में। तो इन दोनों केसेस में ऑब्ट्यूज है। अब कैसे तुम जज करोगे कि मैग्नीट्यूड बड़ा है कि नहीं छोटा। देखो किसका स्लोप बड़ा है किसका स्लोप छोटा है वो तुम कैसे डिसाइड करते हो, वो ऐसे डिसाइड करते हो। मान लो एक्यूट एंगल, दो लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक। ये एंगल बना रहा है θ1 और ये एंगल बना रहा है θ2। तो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा ग्रेटर देन tan θ1 होगा। तो लाइन 2 और लाइन 1 स्लोप ऑफ 2 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1 होगा ना जी। दूसरा चीज स्लोप बड़ा होने का कैसे तुम पता करोगे, मैग्नीट्यूड बड़ा होने का कैसे पता करोगे।
तो ये लाइन जो है ना, वो एक्स एक्सिस से कम एंगल बना रहा है, और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से ज्यादा एंगल बना रहा है। तुमको ऐसे सोचना है ना कि कौन सा चढ़ाई मतलब समझना है, इंक्लाइनेशन पे तुमको चढ़ना है, तुम्हारा काम है चढ़ना, तो तुम्हारे लिए कौन सा इंक्लाइनेशन स्टीप, तो ये इंक्लाइनेशन तुम्हारे लिए क्या हो, स्टीप। तुम जितना वर्टिकल को अप्रोच कर रहे होगे, इंक्लाइनेशन जितना वर्टिकल को अप्रोच कर रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड उतना ही बड़ा होते जाएगा, क्योंकि जब वो वर्टिकल हो जाएगा ना तो tan 90 हो जाएगा, और tan 90 का मतलब स्लोप का वैल्यू इंफिनिटी होगा। tan 90 क्या होता है जी, इंफिनिटी होता है, तो स्लोप का वैल्यू इंफिनिटी। तो अगर स्लोप वर्टिकल को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अगर स्लोप वर्टिकल को अप्रोच कर रहा है तो स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर ऑब्ट्यूस एंगल में भी देखें, एक ऐसा है और एक ऐसा, तो बताओ तो वर्टिकल से कौन करीब है, ये मान लो 1 है और ये 2, तो वर्टिकल से ये करीब है ना, ये ज्यादा स्टिफ होगा, इसके कंपैरिजन में ये लाइन ज्यादा स्टिफ होगा क्योंकि ये वर्टिकल से ज्यादा करीब है। तो इसके स्लोप का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मान लो ये θ1 है और ये θ है, तो इसके स्लोप का मैग्नीट्यूड इसके स्लोप से ज्यादा होगा, लेकिन दोनों ही ऑब्ट्यूस एंगल है ना, दोनों ही ऑब्ट्यूस है, θ1 और ये θ, ठीक है, तो ये तो ऑब्ट्यूस है ना, तो ऑब्ट्यूस में दोनों ही के वैल्यू नेगेटिव होंगे, इसका मतलब tan θ1 विल बी लेस देन tan θ2। मैग्नीट्यूड वाइज चीजें उलट जाएंगी, ऐसा हो। इसका मैग्नीट्यूड क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा करीब है, θ1 90 डिग्री से ज्यादा करीब है ना, ये वर्टिकल से ज्यादा करीब है, इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव होने के चलते इक्वेशन हम लोग उल्टा लिखेंगे, इसका स्लोप कम होगा, इसका स्लोप ज्यादा, ये ठीक है ज्यादा है। तो ध्यान दो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये वाला ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, स्टिफनेस घट रहा है या बढ़ रहा है, मतलब θ1 θ2 θ3 θ4 में कौन 90 से ज्यादा करीब है, θ1, θ2 उससे कम, θ2 से इससे कम, θ4 उससे कम, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इनफैक्ट हो सकता है यहां जाके ये एकदम स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये स्लोप 0 होगा, ठीक है ना। तो इस केस में तुमसे अगर कोई पूछे स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, तो तुम 90 डिग्री से अवे जा रहे हो, है ना, 90 डिग्री से अवे जा रहे हो, इसका मतलब स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है ना वो घट रहा होगा, मतलब कि स्लोप बढ़ रहा होगा। तो विथ एक्स स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो स्लोप का स्लोप क्या होगा, ग्रेटर देन। इस केस में देखो स्टिफनेस जो है वो बढ़ रहा है, 90 डिग्री के पहले ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, 90 डिग्री के करीब जा रहे हो ना, 90 डिग्री के करीब जा रहे हो मतलब तुम्हारा मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, और तुम क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हो तो तुम्हारा स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है ना, और मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना, इसका मतलब तुम छोटे होते जा रहे हो। विथ एक्स स्लोप भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, विथ एक्स स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब d2y बाई dx स्क्वायर भी क्या होगा, तो ये जो कहानी था वो था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या टॉपिक का नाम बोला मैंने, मैक्सिमा और मिनिमा। तो समझना, मान लो ये ग्राफ है y वर्सेस x एक्सिस पे किसी एक जनरल फंक्शन y इज इक्वल टू x,
अब तुम मत पूछने लगना कि ये ग्राफ ऐसे कैसे बन गया, एक नॉर्मल सा हम बस समझाने के लिए कोई रैंडम ग्राफ ले लिए, ठीक है ना, तो दिक्कत इसमें नहीं। अब इस चीज में देखो, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, हम 4 पोजीशन लोकेट, ठीक। इस पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू है y a, लिखे हैं बस, y का वैल्यू है y a। इस पॉइंट b के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू है y b। इस पॉइंट c के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू है y c, और इस पॉइंट d के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू है y d। अब हमको क्या दिख रहा है कि a, पोजीशन नंबर a पे जो y का वैल्यू है ना, वो अपने नियर विसिनिटी पे और किसी वैल्यू x के लिए y का वैल्यू मैक्सिमम है। मतलब a के इधर अगर हम कोई a का वैल्यू ले रहे हैं और a के इधर कोई हम नियर विसिनिटी पे a का वैल्यू ले रहे हैं, a का वैल्यू बोल रहे हैं सॉरी, a के लेफ्ट या a के राइट में अगर हम कोई x का वैल्यू ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू जो है ना वो ya से क्या होगा, कम। सिमिलरली b, पोजीशन b के इधर और इधर लेफ्ट और राइट में अगर हम x का वैल्यू ले रहे हैं ना तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू जो है ना वो yb से बड़ा हो, देख लो, yb से बड़ा। मतलब कि a के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू दैट इज ya अपने नियर विसिनिटी पे मैक्सिमम है, आसपास के लोकल रीजन में मैक्सिमम है। सिमिलरली b के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू अपने आसपास के लोकल y के वैल्यू से मिनिमम है। सिमिलरली c का वैल्यू है ना yc अपने आसपास पे y का वैल्यू से मैक्सिमम है, के कंपैरिजन में मैक्सिमम है। उसी तरह d के लिए y का वैल्यू yd अपने आसपास के रीजन में y के वैल्यू से क्या है, मिनिमम। समझ में आया बात? तो a क्या कहलाएगा, a कहलाएगा लोकल मिनिमम या फिर लोकल मिनिमा बोल रहे हैं, लोकल मैक्सिमम। और ya क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्या होता है लोकल मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ x corresponding to which y is maximum in nearby region। a क्या है, x का वो वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू अपने आसपास के नेबरिंग वैल्यू से मैक्सिमम है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू लोकल मैक्सिमम। a के करस्पॉन्डिंग y के वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम। सिमिलरली हमारे पास b या c वगैरह क्या है, b क्या है, लोकल मिनिमम। क्या है इसका मतलब, द वैल्यू ऑफ x corresponding to which y is minimum। वो x का वो वैल्यू है जिसके लिए y जो है ना वो अपने नियर बाई रीजन में मिनिमम। तो जैसे कि यहाँ पे y अपने नियर बाई रीजन में, यहाँ का y क्या है, मिनिमम। सिमिलरली लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसको लिख लेना, वैल्यू ऑफ y corresponding to local minima, वैल्यू ऑफ y corresponding to local minima। मतलब कि
ए के करस्पॉन्डिंग वाई जो है वो नियर बाई में मैक्सिमम है, बी के करस्पॉन्डिंग वाई जो है नियर बाई में मिनिमम है, सी के करस्पॉन्डिंग वाई जो है वो नियर बाई में मैक्सिमम है, और डी के करस्पॉन्डिंग भी जो वाई है वो नियर बाई में मिनिमम है। अब ध्यान देना, इसमें हमारा डिफरेंशिएशन का क्या पर्पज, तो हम देखेंगे कि जिस पोजीशन पे मैक्सिमा और मिनिमा अकर कर रहा है, ठीक है, उस पोजीशन पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें, जैसे कि इस पोजीशन पे ये, इस पोजीशन पे ये, इस पोजीशन पे ये, इस पोजीशन पे ये, ठीक, तो ये सारे टैंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब थीटा कितना बन रहा होगा, 0। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब स्लोप क्या हो गया, 0। dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 0। तो जिस पोजीशन पे, से कंक्लूजन क्या मिला कि जिस पोजीशन पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अकर करता है किसी भी y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का, जिस पोजीशन पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा अकर करता है ना, उस पोजीशन पे स्लोप हमेशा 0 होता है। dy बाई डी एक्स क्या होता है, 0। तो अगर हमको कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स और हम निकाल दिए dy बाई डी एक्स और इसको इक्वेट कर दिए 0 से, तो हमको क्या मिल जाएगा, वो x का वैल्यू जिसके लिए y क्या है, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम या फिर दोनों ही हो सकते हैं अलग अलग। जैसे हम ले ले y बराबर एक्स क्यूब माइनस 27x, ऐसा कुछ हम लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27x, एक फंक्शन लेंगे, ठीक। हम तुमसे पूछें कि फाइंड द पोजीशन वेयर y इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, फाइंड द पोजीशन ऑफ x वेयर y इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि y वही उसी x के लिए मैक्सिमम या मिनिमम होगा जिस x के लिए उसका स्लोप क्या होगा, 0। जिस x के लिए स्लोप क्या होगा, 0। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल दिए, dy बाई डी एक्स कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 27, ठीक। इसको इक्वेट कर देंगे किससे, 0 से, कर दिए, इसको 0 से इक्वेट कर दिए। अब क्या आएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3, तो x का वैल्यू हुआ +3 और -3। x के कितने वैल्यूज है, x के 2 वैल्यूज है, तो इसमें से एक वैल्यूज के लिए x जो होगा ना वो मैक्सिमम होगा, y जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और एक वैल्यू के लिए y जो होगा वो मिनिमम। ये हमको नहीं पता कि किसके लिए मैक्सिमम है किसके लिए मिनिमम है, वो तुम ऐसे पता कर सकते हो कि इसको पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट करके देखो, y का वैल्यू कितना पुट करो, 3, y का वैल्यू कितना पुट करो, -3, देखो तो क्या आता है, समझ गए। y का वैल्यू 3 पुट करो, y का वैल्यू -3 पुट करो, एक y का वैल्यू बड़ा होगा, एक y का वैल्यू छोटा होगा, अपने आप पता चल जाएगा मैक्सिमम है या मिनिमम, ठीक है ना। लेकिन ये डेफिनेट है कि इसमें से एक के लिए y क्या होगा, मैक्सिमम, और एक के लिए y क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि ये पोजीशन पे इस फंक्शन का स्लोप क्या है, 0 है, ठीक है। लेकिन हम वैल्यू पुट करने के बिना, हम बिना इस y का वैल्यू डाले, हमको ये पता करना है कि इन दोनों में से किसके लिए या कौन मैक्सिमा है या कौन मिनिमा है। जो मैक्सिमा होगा उसके लिए y मैक्सिमम होगा, और जो मिनिमा होगा उसके लिए y मिनिमम। तो हमको पता करना है कि कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम विदाउट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। कैसे पता, ठीक है ना। तो इसमें काम आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डबल डिफरेंस। अब देखो, जहां मैक्सिमम अकर कर रहा था, पहला कंडीशन मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का क्या है कि मैक्सिमम मिनिमम वही अकर करता है ना यहाँ पे dy बाई डी एक्स 0, ठीक। तो इससे हम x का वैल्यू निकालेंगे। अब पता करना है कि इसमें से कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है, तो क्या करना है, इसके पोजीशन ये है मैक्सिमा,
या इसके लिए y मैक्सिमम है, इसके लिए y मिनिमम है। तो ध्यान देना, इसके नियर रीजन में, इस पोजीशन के नियर रीजन में तुमको स्लोप जो है ना वो हमेशा घटता दिखेगा। क्या करता हुआ दिखेगा? घटता हुआ। जैसे इधर आ देखो, ये ऐसे, और यहां स्लोप क्या हो गया? 0। यहां पे स्लोप क्या है? 0। इसके इधर स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इधर स्लोप क्या है? पॉजिटिव। स्लोप घट 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 के यहाँ पे क्या होगा? 0। तो इधर से वाले रीजन में स्लोप क्या कर रहा है? घट रहा है। एक्स के साथ स्लोप इज डिक्रीजिंग। यहाँ जो स्लोप होगा उससे छोटा स्लोप ये होगा, उससे छोटा स्लोप ये होगा, और यहाँ पे तो स्लोप इनफैक्ट 0। ठीक, अब इस रीजन में यहाँ स्लोप क्या है? 0, और इस रीजन में स्लोप क्या है? नेगेटिव। तो अगर तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव है और x के साथ बढ़ते बढ़ते स्लोप 0 हो गया, मतलब स्लोप घटा, ठीक है, और अगर तुम्हारा स्लोप नेगेटिव है और x के साथ बढ़ते बढ़ते स्लोप 0 हो गया, इसका मतलब स्लोप बढ़ा हो। तो देखो तो यहाँ पे स्लोप तुम्हारा 0 है, लेकिन यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है ना। तो इस रीजन में एंगल ऑब्ट्यूस है, मतलब इस रीजन में स्लोप नेगेटिव है, लेकिन यहाँ स्लोप 0 होगा। x के साथ बढ़ रहे हो तो इस रीजन में स्लोप भी बढ़ रहा है। रीजन में स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, और यहां जाके क्या बन गया? 0। ठीक है, तो पॉजिटिव से 0 बना, मतलब इस रीजन में स्लोप घट रहा है और इस रीजन में स्लोप बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब इस रीजन में d2y/dx² लेस देन 0 होगा, और इस रीजन में d2y/dx² ग्रेटर देन 0। मैंने अभी बताया कि विद x अगर स्लोप बढ़ता है तो d2y/dx² ग्रेटर देन 0, और विद x अगर स्लोप घटता है तो d2y/dx² लेस देन 0। तो इस रीजन में विद x स्लोप घटा, यहाँ 0 था, इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, तो डेफिनेटली स्लोप घटा। लेकिन इस रीजन में स्लोप क्या कर रहा है? नेगेटिव से 0 हुआ, तो नेगेटिव से 0 हुआ मतलब स्लोप बढ़ा ना, मतलब d2y/dx² ग्रेटर देन 0 है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन हमको फाइंड करना है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, या फिर मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। ठीक, तो हम सबसे पहला वैल्यू इसको dy/dx लिखेंगे, ठीक, और उसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो dy/dx को 0 से इक्वेट करने का मतलब ये है कि हमको वो x का वैल्यू मिलेगा जहां पे फंक्शन मैक्सिमम हो या मिनिमम, ठीक है ना, ये बात। दूसरा, अब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। कितना आएगा? 3x² का 6x, 27 का 0 कर दिए ना। उसके बाद पुट x = +3, तो d2y/dx² कितना हो जाएगा? 6 × 3, that is 18. Similarly, put x = -3, तो d2y/dx² कितना हो जाएगा? -18। ठीक, तो इस केस में d2y/dx² ग्रेटर देन 0 है, और इस केस में d2y/dx² लेस देन 0 है, मतलब ये पोजीशन मिनिमा हो और ये पोजीशन मैक्सिमा हो। मैंने बताया था यहाँ पे जहां मैक्सिमा है वहां पे d2y/dx² लेस देन 0 है, और जहां मिनिमा है वहां पे d2y/dx² ग्रेटर देन 0, जहां मिनिमा वहां पे ग्रेटर देन 0। यहाँ इस x के लिए d2y/dx² क्या है? ग्रेटर देन 0, और इस x के लिए d2y/dx² क्या है? लेस देन 0। यहाँ मिनिमा कर करेगा यहाँ पे। तो किसी भी फंक्शन का मतलब इस वैल्यू को पुट करोगे तो y मिनिमम होगा, इस वैल्यू को पुट करोगे तो y मैक्सिमम होगा। समझ के बात को? तो दिक्कत इसमें नहीं।
नेक्स्ट, अब बात समझो, कोई भी फंक्शन अगर तुमको दिया रहेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, तुमसे पूछेगा मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है, तो तुम सबसे पहले क्या निकालना है, dy बाई डी एफ डैश एक्स, इसको जीरो से इक्वेट करना। एक्स के वैल्यूज आ सकते हैं ए बी, कुछ भी, जितना बड़ा फंक्शन होगा उतना बड़ा वैल्यूज आएंगे, ठीक। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दिए, एफ डबल डैश एक्स, ठीक। अब इस एफ डबल डैश एक्स पे एक बार एक्स का वैल्यू ए पुट करना, एक बार एक्स का वैल्यू बी पुट करना, एक बार एक्स का वैल्यू सी पुट करना, जो भी जितने भी वैल्यूज आएंगे सब पुट करके देखो। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो मतलब ये मिनिमा हो, और अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो आ गया तो ये मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ सवाल देखेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।